भाई हमें ऐड शूट कर दो। ऐड स्पेलिंग आते हैं ऐड के मतलब? आपने कैमरा ऑन किया, लाइट की और बस बोला कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये ले लें और रील बन गई। हमें एक क्रिएटिव रूम मिले, हमें इनोवेशन के लिए एक स्पेस मिले जो कि मीडिया सेक्टर्स में नहीं होती। यहाँ पे जो सीईओज हैं वो प्रॉपर सेठ बने हुए हैं। खुद सेट को निकाल देगा टाइम। तो या जो आपने कहा था सीनियर जो बैठे होगा वो कहेगा ये 20 साल का लौंडा मुझे सिखाएगा। हाँ, तो वो सरवाइव नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और सब तकलीफ़ों से दूर होंगे इंशाल्लाह ताला। काफ़ी अरसे बाद आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे होंगे और इस अरसे में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस अरसे में मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। बाय द वे आप ये स्टूडियो देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पे, ये डेवलप किया और ये जो स्पेस है ये रेंटल स्पेस है। आप लोग भी इसको बुक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में नंबर पिन हुआ हुआ है, ऑफिशियल नंबर, इस पे आप बुकिंग करवा के अपना पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो बुक करवा सकते हैं। सो ये पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 1 है और आज हमारे साथ मौजूद हैं उसामा रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसामा, आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि आपने कैसे इस करियर में जंप इन किया और क्या-क्या स्ट्रगल्स आपने फेस की और इस स्टेज पे, और वो स्टेज आपने बतानी है कि आप कौन-सी स्टेज पे मौजूद हैं? स्टार्ट तो बेसिकली एक शुरू से बचपन में कीड़ा कहते हैं जिसे, वो था थोड़ा बहुत के ना, वैसे ही कहीं शादी पे जाना है कुछ ना, तो लोग वैसे कहते हैं कि हमारी पिक्चर्स को लो ना, तो मेरा होता था कि मैं सबको कवर करूं। पता नहीं, शुरू से एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि मैं इवेंट कवर करता था अपने कैमरा से, वो छोटा डिजिटल जो था। तो उसके बाद ये है कि स्टडी मैंने जो इलेक्ट्रिकल की थी तो उस फील्ड उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा दोस्त जैसे वहाज, आप भी जानते हो, तो बेसिकली उसने मुझे थोड़ा शुरू में पुश किया एक दो चीज़ों में कि ये अगर तेरा शौक है तो ये चीज़ थोड़ी ट्राई करो। तो वैसे हम शुरू में शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे फ़ोन से ही, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पेड गिग मिली। फिर उसके बाद स्टारलैंड में जॉब पहली बार जब मिली थी तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। फर्स्ट टाइम एक जॉब जब की थी मीडिया में, वहाँ पे ज़हीम भाई थे, दिलावर, आप थे वहाँ पे, तो मतलब मुझे वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, नो डाउट। फिर उसके बाद अब करंटली मैं स्टार्टअप पाकिस्तान में हूँ। यहाँ पे मैं एज अ हेड ऑफ प्रोडक्शन हूँ, वीडियोस का सारा डिपार्टमेंट वगैरह में चीज़ें देख रहा होता हूँ वीडियोस में। तो ये है कि वो सारी ग्रोथ यहाँ पे आके भी बहुत कुछ सीखा है, 2.5 साल हो गए हैं। तो ये है कि सीखने का वो चलता रहता है प्रोसेस। यहाँ पे मैंने काफ़ी, यहाँ पे जो सीईओ हैं बिलाल अली हैं जनरल मैनेजर, तो मतलब यहाँ पे भी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अगर जो स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को बताया 3-4 लोग थे, तो जिनकी वजह से मैंने इस फील्ड में कंटिन्यू किया। वो टाइम बड़ा मज़े का था, वो स्टारलैंड वाला मुझे याद है। वो मेरे लिए भी बड़ी लर्निंग थी वहाँ पे। और उस मैं कहता हूँ कि एनवायरनमेंट जो होता है ना, बड़ा 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 कुछ सिखा देता है इंसान को। हम याद है एक दिन में 2-2 3-3 शॉर्ट फिल्म जो है वो ऐसे फेंक रहे होते थे, और अब वर्सेस अगर थोड़ा-सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए ना तो आपको बड़ा सोचना पड़ता है, यार एक शॉर्ट फिल्म बनानी है और बड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, आपका एक इंसिडेंट मुझे याद है, आपको याद है वो जो आपने मुझे बताया था स्टारलैंड में? कौन वो सा? वो कुत्ते वाली कोई वीडियो थी। वो थोड़ा-सा ज़रा यार। कुत्तों का एक मेरे पास एक एंटी फोबिया कुत्ता का तावीज़ होना चाहिए, क्योंकि कुत्तों और मेरा थोड़ा वैर चल रहा है। तो मेरे पास पता नहीं, कुत्ते मुझे देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और मेरे पीछे लग जाते हैं। 2-3 बार ऐसे हो चुका है। मैं दोस्त को उतारा, पेपर दे के आ रहा था तो बाइक पे, तो जैसे ही मैंने स्पीड दी तो अचानक से कुत्ता आ गया। तो मैंने सोचा ब्रेक तो लगेगी नहीं, 70 है, तो मैंने कहा इसके ऊपर से चला जाऊंगा, थोड़ा छोड़ा ब्रेकर ही है। तो उसको मैं लगा, उसका हैंडल मुड़ गया और मैं बाइक इधर, मैं इधर, और कुत्ता ई ई कर रहा। तो मैं देखा कुत्ता गायब उठ के, तो मेरा बाजू भी फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर अगले दिन मेरा पेपर था, तो मैं गया, मेरे सीधा हाथ पे लगी थी, तो मेरा प्लस्तर हुआ। सर कहते हैं पेपर कैसे करोगे? मैं कहा सर मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, उल्टे हाथ से भी। असल में मैं लेफ्टी हूँ ना, लेकिन सर ने कहा ये वायरस है। मैं सर कहते हैं लिख के दिखाओ, मैं लिख के दिखाया, सर परेशान। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था। अच्छा यार उसामा, आपने बताया कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और मीडिया में आ गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आपने इसको मतलब हैंडल किया? क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कंपेयर किया जाए ना, तो मैं मीडिया करके तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, बट
आपने डू यू रियली थिंक कि मीडिया इज़ दैट ईज़ी कि आपने इलेक्ट्रिकल करके डिग्री है तो आपने कहा मीडिया में आया था ठीक है हैंडल कर लूँगा उसको और आप अभी अपना करियर पूरा परस्यू कर रहे हैं मीडिया के अंदर। कैसे आपने हैंडल किया इस चीज़ को? बेसिकली मेरा ख्याल है कि कोई भी फील्ड जो है वो मुश्किल नहीं होती, सारी बात इंटरेस्ट की है। कि अगर मेरा इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट, अब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बड़ी अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था। अब मैं उनको मीडिया का काम कहूँगा वो नहीं कर सकेंगे। तो मेरा वो शुरू से मैं बताया एक थोड़ा इंटरेस्ट भी था, व्लॉगिंग करना, शॉर्ट फिल्म्स बनाना। तो ये बचपन से ही मतलब 7-8 क्लास से मैं यही कर रहा था। कभी-कभी इसको मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज़ अ प्रोफ़ेशन लेके चलूँगा। बट फिर ये है कि जब डिग्री कंप्लीट हुई तो मुझे ना खुद ही कॉल आई स्टारलैंड से। कहते हैं आपकी सीवी आई थी, पता नहीं किसने दी क्या, मेरा तो कोई पोर्टफोलियो भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे एक सैंपल एडिट के लिए दिया, तो मैंने वो, मेरा थोड़ी प्रैक्टिस थी व्लॉगिंग की, तो मैंने वो सैंपल एडिट कर दिया। तो उन्होंने मुझे रख लिया, तो बस फिर मैं इसी फील्ड में ही कंटिन्यू करता रहा। मैंने वो इलेक्ट्रिकल में कभी अप्लाई नहीं किया ना कुछ, तो मेरा वहाँ पे जाना। तो अभी भी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हायरिंग हम करते हैं, मैं मीडिया स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ ले रहा होता हूँ। तो अब लेकिन ये है कि अब ऐसा नहीं है कि अब वो हालाँकि वो मीडिया स्टडीज़ पढ़ के आए हैं, बट मेन चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और जिस चीज़ का इंटरेस्ट अगर आप वो करो तो मेरा ख्याल है आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। हुँ। अच्छा एक मिसकंसेप्शन जो हमारे लोगों में पला होता है कि अम, कैमरा लोगों को लगता है बहुत ईज़ी टू हैंडल है, हुँ। ठीक है? और आप इतनी एफ़र्ट करते हैं, आपको नहीं लगता अगेन मैं आपसे सवाल करूँगा कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आप मीडिया में आए और मीडिया में हमें यही सुनने को मिलता है कि यार ये तो बड़ी आसान सी वीडियो है, इसमें तो कोई एफ़र्ट नहीं है, इसमें आप किस चीज़ के पैसे माँग रहे हो? अब इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि आपने एक तो आई थिंक मिलियंस की आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, हुँ। ठीक है? अब मैं इसको यही कहता हूँ, इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे ही लेता हूँ मैं कि आप एक दुकान वाले के पास जाएँगे, उससे आप कहें कि यार ये मुझे लेज़ का पैकेट ₹10 का पैकेट होता है, आप उससे कहो कि आप मुझे लेज़ का पैकेट फ्री दे दो, वो आपको चपेड़ मारेगा रख के मुँह पे। हुँ। लेकिन वर्सेस हमसे जब आप सर्विसेज़ माँगते हो, इतनी बड़ी-बड़ी सर्विसेज़ माँग रहे हो, भाई हमें ऐड शूट कर दो। ऐड स्पेलिंग आते हैं ऐड के मतलब कि इतना मुश्किल होता है ऐड शूट करना, हुँ। उसके पीछे कितनी रिहर्सल्स होती हैं, कितनी प्री प्रोडक्शंस होती हुँ। हैं हुँ। और मुँह से बोल ऐड शूट कर दो और आगे जब उनको कोटेशन दो, यार भाई नहीं है तू? व्हाट द हेल यार भाई मतलब भाई वाला क्या सीन है? बिज़नेस बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसका क्या हल है? मैं आई मीन लोगों को थोड़ा-सा आप भी बताएँ कि यार कितना मुश्किल काम है ये? यार बेसिकली हाँ, आपकी बात ठीक है, क्योंकि ना फॉर एग्जांपल अब लोगों को ये लगता है मैंने एक रील बनवानी है, तो क्या होगा, आपने कैमरा ऑन किया, लाइट की और बस बोला कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये ले लें और रील बन गई। तो आप इसका भी इसके चार्ज, 1 मिनट की वीडियो है, इसमें आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं? तो अब बेसिकली उसके पीछे अब जैसा मैंने आपको बताया, आप भी काम कर रहे हैं मीडिया में, मैं भी कर रहा हूँ। तो हमने ये सब कुछ आज नहीं सीखा, ये पीछे 10-15 साल हो गए, जितने भी सब काम करके ये कंबाइन एफर्ट एक बनती है, तब जाके आपके पास इतनी स्किल्स आई हैं कि आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो। तो ये आप अपनी सर्विसेज उस सारा टाइम जो आपने सीखा है उसका आप ये चार्ज कर रहे हो, ना कि आपको कि 1 मिनट की वीडियो का। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी नॉर्मल एक क्रिएटर है या फिर इरफान जुनेजो है, तो दोनों के प्राइसेस में बहुत डिफरेंस है। दोनों 1 मिनट की रील आपको बना के देंगे। अब उसमें डिफरेंस या क्या आ जाता है कि इरफान जुनेजो की एक तो क्वालिटी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी दूसरे क्रिएटर से, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो ये चीज़ का आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका इक्विपमेंट मैटर करता है, ये सब चीज़ें। अब लोगों को लगता है यही है कि 1 मिनट की वीडियो है, हम इतने आप क्यों चार्ज कर रहे हैं? या ऐसे भी आपने देखा होगा कि आपको किसी ने कहा होगा कि मुझे कल वीडियो चाहिए। तो हाँ। तो अब उनको ज़ाहिर, अब आप क्रिएटिव को टाइम ही नहीं दे रहे, ना उसको प्री प्रोडक्शन का दे रहे हो, ना आप आइडियाज़ का टाइम दे रहे हो। जितनी आपने बड़े ऐसे जो आपके माइंड में एड्स हैं, जो 20-20 साल चले हैं, वो क्यों चले हैं? वो एक क्रिएटिव थे। कभी भी ऐसा ऐड नहीं चलेगा जिसमें सिर्फ़ बस प्रोडक्ट दिखाया और वो। तो अब ऐसा क्रिएटिव ऐड बनाने के लिए ऑब्वियसली टाइम भी चाहिए, सोचने के लिए आपको ऐसा ऐड जो थ्रू आउट द ईयर्स चले, लोगों के माइंड में आपका इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो वो क्लाइंट भी नहीं समझते कि यार क्रिएटिव को टाइम दें। और फिर जब चार्जेस की बात आ जाती है, ऑब्वियसली जब आपका इतना बड़ा बिजनेस है तो आप सर्विसेज ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आप पे करो। इसमें भाई है वाली की क्या बात आ जाती है। और अगले की, क्योंकि अगले का जो जिसे आप सर्विसेज ले रहे हो उसका ये रोजी रोटी है ना, तो उसने भी तो कमाना है, वो ये इन्हीं से कमा रहा है, तो वो आपको क्यों कम करे, वो भी तो अपना बिजनेस कर रहा है। तो ये लोग समझते नहीं है।
एग्ज़ैक्टली, मतलब अब इसमें छोटी एग्ज़ाम्पल ऐसे भी है कि लोग, आपने जो बात की कि 1 मिनट की वीडियो है, अब लोग ये कहते हैं और उनको बताओ ना कि लाइक यार 1 मिनट की वीडियो है, अब लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें समझ नहीं आती कि आपको यार में प्री प्रोडक्शन होती है, उनको तो पता ही नहीं कि लाइक क्या चीज़ है। अब लेकिन आप उनको बताओ कि यार 1 मिनट की वीडियो है, उसके पीछे यार 10 घंटे, 12 घंटे, कभी-कभी 2 दिन भी लग जाते हैं आपको प्रोडक्शन करते हुए। हुँ, कितने रिसोर्स साथ, जो रिसोर्स से मुराद ये है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके साथ, उनका खाना-पीना, उनकी वो भी तो फ्री नहीं आए हुए ना, उन्होंने अपने घर हुँ, लेके जाने हैं पैसे। तो ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। दूसरी आपने बात की क्रिएटिव स्पेस की और क्रिएटिविटी की, और आपने वो बड़ी अच्छी बात की है कि कुछ ऐड जो अभी तक लाइव हैं, ठीक है? हुँ, ज़िंदा हैं। हुँ, 20-20 साल हो गए हैं और उनको हम मिलियन डॉलर्स ऐड कहते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा हैं। तो डू यू रियली थिंक कि 2026 के अंदर मीडिया, क्योंकि अब वही बात है कि इतना ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका है, एआई भी आ गया है और इतना ईज़ी टू यूज़ हो चुका है मीडिया, ऐसा लोगों को लगता है, हुँ, जिसका ऑब्वियसली गलत यूज़ भी हो रहा है और सही यूज़ भी हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब वो क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी नहीं रही, ठीक है? जो मतलब 1 मिलियन पीस निकलता था, 1 ऐड होता था, लेकिन वो हाँ, कमाल का। अब एक प्रोजेक्ट में 4 ऐड निकल रहे होते हैं, हुँ, उसकी वर्थ खत्म हो चुकी है। हुँ। ये आप किस तरह देख रहे हैं कि आई मीन मीडिया किधर जा रहा है भाई? मीडिया वैसे हाँ बेसिकली बहुत चेंज हो गया। जिस तरह पुराने एड्स थे वो एक ऐड बनता था और वो 10 साल चलता था। तो अब ऐसे ऐड हैं उस वो असल में क्रिएटिव एड्स होते थे, उस पूरे ऐड में आपको प्रोडक्ट उनका कहीं नज़र नहीं आता था या किसी एक पॉइंट पे एंड पे आता था। वो सारे ऐड होते थे मैसेज बेस्ड ऐड होते थे, उसमें आपको एक लेसन मिलता था ऐड से, इसीलिए वो लोगों के माइंड में अभी तक, जैसे वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का था मेरे पास सलामत रहें, इसी तरह एक पेप्सी का ऐड था वो बड़ा फेमस था, और वो शान फूड्स का है वो जो अब्बा वो अम्मा की बहुत याद आ रही है वो तो ये इसीलिए क्योंकि इनमें एक मैसेज होता था। अब एड्स हैं, कोक ऐड है, इधर से कोक उछल के आ रही है, शू शू यस। कोक ही कोक हर तरफ। तो वो फिर मतलब नॉलेज कुछ लेसन नहीं है उस नहीं ऐड में, है। तो वो फिर अब नहीं चलते। और ऊपर से अब क्लाइंट भी ऐसा है कि आप उसको अगर क्रिएटिव आइडिया दोगे तो वो कहेगा इसमें तो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है, तो मेरा प्रोडक्ट शुरू में आए इतना बड़ा सा आए मॉडल के मुंह पे आए मेरा अच्छा, प्रोडक्ट। लोगों में अब सब्र नहीं रहा ना, आई मीन देखिए, जो कैंपेन्स होती थी ना, वो महीनों-महीनों चलती थी। ऐसे ही है। महीनों में बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, सालों-सालों भी चलती थी। हम्म, अब कैंपेन में बेसिकली होता क्या था कि आप अवेयरनेस क्रिएट करते थे उस प्रोडक्ट के बारे में, वैल्यू देते था बेसिकली कि अगर आप ये नहीं लोगे तो क्या होगा? अब लोगों के अंदर ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया यार, नहीं ये क्या होता, हम बना के बूस्ट कर देंगे, वो हो जाएगा, लीड आ जाएगी, उस तरह की बातें करते हैं। तो कैंपेन का भी ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है और अजीब मतलब हालत कर दी हुई उन्होंने मीडिया की। अच्छा उसामा, आप बता रहे हैं कि आप स्टार्टअप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, इवन कि मैं भी एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। आप हम्म, मीडिया कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मैं आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो ये बड़ा अच्छा कंपैरिज़न हम कर सकते हैं कि देखिए, मुझे जो आईटी कंपनी की चीज़ें अच्छी लगती है ना, वो ये है कि हालाँकि मीडिया में होना चाहिए कि हमें एक क्रिएटिव रूम मिले, हमें इनोवेशन के लिए एक स्पेस मिले, जो कि मीडिया सेक्टर्स में नहीं होती, ठीक है? इससे पहले भी मेरा एक आईटी कंपनी में एक्सपीरियंस रहा है। बट अगेन उन्होंने भी ना मीडिया ही बनाया हुआ था उसको। हम्म, आईटी वालों के लिए था वो सही, बड़ा रूम था उनको, लेकिन मैं क्योंकि बिलेबल था, बिलेबल सोर्स मतलब कंपनी के ऊपर जो कंपनी के पेज से जो होता है वो उसको बिलेबल कहते हैं। तो मुझे भी उन्होंने कोई क्रिएटिव स्पेस नहीं दी हुई थी। तो मैं लेकिन मैंने इस रिसेंट कंपनी के अंदर आके ये चीज़ फ़ील की है कि क्रिएटिव स्पेस होना कितना ज़रूरी है हम्म, और ये मीडिया में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो सीईओज़ हैं वो प्रॉपर सेठ बने हुए हैं, हायरार्की बनाई हुई है उन्होंने, छोटी-सी कंपनी है वो भी आपकी वो सेठ ही बने हुए हैं, ठीक है? सीईओ मैं सीईओ हूँ हम्म, और सीईओ में भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आप सीईओ हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयी की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। बट यहाँ पे मीडिया सेक्टर में हेल्थ का नहीं बल्कि प्रोजेक्ट का ख्याल रखा जाता हम्म, है, बंदा जाए भाड़ में। आप क्योंकि आप इस फ़ील्ड में अभी मीडिया वाले प्रोडक्शन या मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे फ़ील कर रहे हैं? आपके लिए नॉर्मल है ये चीज़? अम, अभी तो जब से मैं यहाँ पे हूँ स्टार्टअप पे, यहाँ पे थोड़ा वर्क कल्चर डिफरेंट है। आप कह लो कि ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो है, स्पेस मिलता है, लाइक ना फ्लेक्सिबल होता है, क्रिएटिव बंदा है क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है क्रिएटिव तभी काम करेगा जब ऑब्वियसली माइंड चल रहा होगा। अगर आप
बर्डन डालोगे या उसको प्रेशराइज करोगे या फिजूल में टाइम डिले वो लेट बैठ के या जो भी उससे, तो उस तरह काम नहीं चलती चीज़ें। तो लेकिन ये है कि मैंने प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी काम किया हुआ है और डिफरेंट एजेंसीज के साथ भी काम किया हुआ है, तो उधर यही होता है कि फॉर एग्जांपल 20-20 आवर्स की शिफ्ट्स हो रही हैं और दना धड़ाधड़ लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब ना गैप्स आ रहे हैं। तो उसमें ये है कि मेरा ख्याल है चीज़ें अफेक्ट होती हैं काफ़ी हद तक। तो क्योंकि जब आप गैप ही नहीं ले रहे ना, आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 24 घंटे हैं ना, तो उसमें आपके कुछ पीक आवर्स होंगे जिस पे आप बहुत अच्छा क्रिएटिव काम कर सकोगे। उसके बाद आप बेशक बैठे रहोगे, फिर वो आप आउटपुट नहीं दे सकते। तो ये है कि कल्चर थोड़ा-सा है, टॉक्सिक है काफ़ी जगहों पे इंडस्ट्री में ना, जहाँ पे ये है कि लोग नहीं देखते कि यार एम्प्लॉयी की हेल्थ के इश्यूज़ हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी, अगर वो आधा घंटा लेट आ रहा है तो भई उस पे फ़ाइन हो रहा है, या 3 दिन लेट आया तो पे कट गया, इस तरह की भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसमें ये है कि एम्प्लॉइज़ थोड़ा स्पॉइल हो जाते हैं। अब ये देखिए ना कि 2026 चल रहा है और हम लोग 100 साल पुराना वर्क मॉडल जो है उसको अभी तक फॉलो करेंगे। हम लोग आईटी तो ट्रांसफ़ॉर्म हुआ और आईटी अगर ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा। हुँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ आईटी के अंदर डेली जो है ना चेंजेज़ आ रही हैं। जो आईटी के सीईओज़ हैं उनको परथू पड़ा हुआ है कि भाई एआई को इम्बेड करो, ऑटोमेशन को लेके आओ, जो एम्प्लॉयी इस चीज़ पे लर्निंग नहीं कर रहा उसको फारिग करो। हुँ, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ऑब्वियसली जो मंकी वर्क कर रहे थे एम्प्लॉइज़, जो जूनियर एम्प्लॉइज़ थे, उनके लिए थोड़ा-सा डर है कि उनकी जॉब जो है वो थोड़ा-सा खतरे में पड़ गई है। बट जो मिड लेवल और सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज़ थे, वो ईज़ में आ रहे हैं। उनको पता है कि भाई एआई को काबू में रखना है। एआई एक हुँ, असिस्टेंस के लिए आया था ऑब्वियसली। एआई आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आया हुआ नहीं, अनटिल अनलेस कि आपके मंकी वर्क नहीं कर रहे। हुँ, मंकी वर्क जो है वो रिपिटिशन वाला काम। हुँ, अब मीडिया एजेंसीज़ में मुझे ये लगता है जो कि क्रिएटिव स्पेस है, आपको खुला मैं कहता हूँ आपको एक स्पेस देनी चाहिए कि भाई बैठ के सोचो, क्रिएटिव आइडिया निकालो एंड देन आप एक आइडिया प्रोड्यूस करो। यहाँ पे वही आप वाली बात है कि एक दिन में 6-6 वीडियोज़ चाहिए, मुझे नहीं पता क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आओ, मुझे नहीं पता 9 बजे तुमने पहुँचना है यहाँ पे, 9 बज के 5 मिनट पे अगर तुम पहुँचे, तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। हुँ, तुमने अगर 6 बजे से 1 मिनट पहले गए, तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, तुम्हारा डे ऑफ। व्हाट द हेल! और दूसरा ये ना कि अब ये मतलब ये जो वर्क मॉडल है, ये वो मॉडल है जो मैकडॉनल्ड बेसिकली उस मॉडल को फ़ॉलो करता है। आपको पता है मैकडॉनल्ड में जो साथ वाला बंदा है ना, जी, उसको नहीं पता होगा कि अगले स्टेप पे पैटी मैंने कैसे लगनी है पैटी। उसको पता है मैंने बन टोस्ट करना था, इसको पता है मैंने पैटी फ्राई करनी है, अगले हुँ, को पता है मैंने सैलेड डालना है। किसी अगर एक मैकडॉनल्ड का एम्प्लॉयी अगर रिप्लेस होके अपना शेफ़ खोलना चाहे, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहे, वो नहीं वो नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि उन्होंने ऐसा वर्क मॉडल बनाया हुआ है कि जो बेसिकली हेनरी फोर्ड का मॉडल था, ओके, ओके, 8 आवर्स ऑफ शिफ्ट का। अच्छा, और इसमें ये भी बात मैं ऐड करूँ कि 9 टू 5 वाला जो कल्चर आया कहाँ से है बेसिकली 9 टू 5 कल्चर बैक एरा की मैं बात कर रहा हूँ, बैक टाइम की बात कर रहा हूँ जब मशीन्स का एक टाइम होता था, सर्टेन टाइम होता था। मशीन्स के टाइम जिन ऑपरेट करने के टाइम के हिसाब से एम्प्लॉयज़ की टाइमिंग को सेट किया गया था कि लाइक मशीन इस टाइम चलनी है, 9 टू 5 चलनी है, मशीन पर ठस हो जाना, उन्होंने बंद हो जाना, गर्म हो जाना, व्हाटएवर। तो आपने भी उसके मुताबिक चलना ताकि आप इसको ऑपरेट कर सकें। उन्होंने पकड़ लिया 9 टू 5 का कल्चर भाई ये बेहतरीन कल्चर है, सुबह उठो 5 बजे इट इज़ गुड आई मीन सुबह जाना अच्छी चीज़ है, सुबह उठ के काम करना अच्छी चीज़ है, आपका माइंड फ्रेश होता है। बट अगर आप टाइम बाउंड कर देते हो कि क्रिएटिव बंदे को, तो उसका तो क्रिएटिविटी सारी गई हुँ, भाड़ में। उसको ट्रू, तो अगली टेंशन पड़ेगी भाई 9 बजे मैंने पहुँचना है, हाँ। नहीं तो मैं सैलरी कट जानी मेरी, मैं घर क्या लेके जाऊँगा? 40,000 मेरी तनख़्वाह है। फिर उसमें ये होता है ना कि वो ये भी देखता है कि फिर मैं 6 बजे निकलूँगा भी। बेशक जो मर्ज़ी इम्पोर्टेंट काम है, अगर मुझे 9 बजे आप बुला रहे हो, फिर मैं 6 बजे जाऊँगा भी। फिर एक होता है ना कि सॉफ्ट कॉर्नर, या वो फिर उसमें नहीं रहता। अब उसको पता है मेरी 3 कटेगी सैलरी, तो फिर वो लेट रुकेगा भी नहीं। वो कहेगा जितना मर्ज़ी इम्पोर्टेंट काम है, मैं तो नहीं रुक रहा। तो ये है कि वो फिर वो भी मतलब एक तरह से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अर्जेंट काम है, कंपनी को चाहिए, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा अगर वो बंदा रुक के कर रहा है। अगर आप उसको बाउंड करोगे कि यार तुम टाइम से नहीं आए, और टाइम से वो फिर कहेगा मैं टाइम से जाऊँगा भी अगर आ रहा हूँ, ये भी चीज़ आती है। इसमें ना गिव एंड टेक वाला एक प्रोसेस होता है कि आप एम्प्लॉयी का ख़्याल करो, एम्प्लॉयी आपका ख़्याल करेगा। मुझे एक इंसिडेंट याद है, शायद आपको भी याद होगा कि हमने एक कंपनी के अंदर रात 12 बजे तक बैठ के हमने
म्यूज़िक वीडियो की प्री प्रोडक्शन की थी। हालाँकि वो कंपनी म्यूज़िक वीडियो प्रोड्यूस भी नहीं करती। हाँ, लेकिन हमने आइडिया दिया था और खुद ही फँस गए थे हम लोग कि हमने प्री प्रोडक्शन की, उसी दिन हमने प्रोडक्शन की, म्यूज़िक वीडियो की प्रोडक्शन करना, लोकेशन भी हमने खुद ही ढूँढी, ठीक है? और रात को 12 बज गए और हम एडिट कर रहे हैं और हमारी मोटिवेशन ऐसी है कि यार हमने हम क्योंकि हमें शौक था तो हमने कहा कि एक एग्ज़ैक्टली। बाय प्रोडक्ट निकाल के देनी है। हुँ। और सुबह इतना ठंडा, इतना पैड़ा रिएक्शन था, "आप लोग लेट क्यों आए?" भाई रात को 12 बजे गए हैं हम लोग, इतना तो लिहाज़ करो यार। हाँ, मतलब रिस्पेक्ट नहीं है और कंपनी छोड़ने की ऑब्वियसली रीज़न भी वही थी कि रिस्पेक्ट हाँ, नहीं थी ऑब्वियसली। कॉर्पोरेट सेक्टर में। हाँ, ये मेरी भी रीज़न थी। एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ें जो है ना मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एम्प्लॉयी का ख़्याल रखा जाए, एम्प्लॉयी को इंसान समझा जाए और वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन कोई आसान काम नहीं है भाई, जिसको आप लग रहा है कि यार ये 6 वीडियो क्यों नहीं निकाल के दे रहा? भाई क्रिएटिव ब्लॉक लग जाता है। एक वीडियो एडिट करना इट्स लाइक एक आपके दिमाग में एक विजुअल चलने चाहिए उसके कि भाई अच्छा मैंने ऐसी प्रोडक्शन की है तो इसके ऐसी एडिट होनी चाहिए। अगर आपके वो माइंड में वो चीज़ नहीं आ रही ना, वो जो दिमाग में खाका नहीं बन रहा, तो कंप्यूटर पे या फिर उस प्रोजेक्ट में कैसे उतरेगा? तो उसके लिए क्रिएटिव ब्लॉक हटना चाहिए। हुँ। आपको क्या लगता है कि मीडिया प्रोडक्शंस या मीडिया हाउसेस को एक और इश्यू, पेमेंट इश्यू, ये बहुत बड़ा इश्यू है पेमेंट इश्यू, इस सेक्टर में स्पेसिफिक ऑब्वियसली और इंडस्ट्रीज़ में भी होगा लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। वो जो हमने लास्ट ईयर शूट नहीं किया था उसकी अभी मेरी पेमेंट रहती है। अभी आई ये? अभी आई नहीं है, अभी नहीं आई? नहीं आई। ओह शिट! कुछ परसेंटेज ना रहती है। ओह शिट! तो इट्स लाइक कि उस प्रोजेक्ट को भी 2 साल हो चुके हैं। हाँ, साल और डेढ़ हो गया। साल डेढ़ हो चुका है और हाँ। वो प्रोजेक्ट की पेमेंट अभी तक नहीं आई और इसी तरह ही होता है, आहिस्ता-आहिस्ता ना उसको फेड करने की कोशिश करते हैं कि वो बंदा ना कहीं न कहीं भूलता जाए, बस ठीक है हुँ, ना, खैर है। नोटपैड पे मैं लिखा। ये अच्छा किया। वो अपने वॉलपेपर लगा लो मोटिवेशन रहेगी हर रोज़ मैसेज करने की। मेरे साथ खुद अभी रिसेंट अभी इंसिडेंट हुआ है। मुझे एक मेरी फ्रेंड है उन्होंने मुझे अप्रोच किया, एक तो बहुत लेमन तौर पे अप्रोच किया कि हुँ, सुबह इवेंट है, ओके। तुमने कवर करना है। मैंने कहा मैं कैसे करूँ भाई? अभी हुँ, मतलब 11th आवर है, मेरी चीज़ें भी चाहती हैं लेकिन ऐसे-ऐसे करके मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ। वो मैंने इवेंट किया। अब मसला ये था कि मैंने क्योंकि फ्रेंड के रेफ़रेंस से किया था तो मुझे लगा शायद पेमेंट का इश्यू नहीं आएगा, यूजुअली मैं एडवांस पेमेंट पे चलता हूँ। हुँ, अब मैंने जब इवेंट किया, डाटा भी दे दिया मैंने ट्रस्ट में आके कि यार ठीक है, दोस्त का दोस्त है, हाँ, आगे ऐसे ही खैर है। हाँ। उस बंदे ने भी इतना ट्रस्ट मिल गया मुझे कि यार भाई आप अपने आए शौरमा खाने चलते हैं, आए या डाटा कॉपी करते हैं, ऐसा करके ठीक है फाइन चला हुँ, गया। घर भी चला गया उसके आगे एडिट मैंने वो डाटा कॉपी किया। अगले दिन वैसा छूमंतर हुआ यार इतनी सुथरी गोलियाँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। यार मैं बस अभी 3 मिनट 3 बजे भेज रहा हूँ आपको, यार मैं असल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था 5 बजे भेज रहा हूँ, यार मेरे हुँ, चाचू फ़ौत हो गए हैं। मैंने कहा ब्रो इतना सर्टेन कैसे चाचू फ़ौत हो गए? अगले हुँ। दिन अपने उसके अब्बू को फॉलोज हो गया। मैंने कहा यार सीरियसली आपको क्या लगता है कि इस ये जो पेमेंट इश्यूज़ हैं इसको किसी तरह सिक्योर किया जा सकता है? कोई मेथड है ऐसा कि हम लोग इसको सिक्योर करें? क्योंकि एज़ एन फ्रीलांसर या एज़ एन प्रोजेक्ट जो है ना पेमेंट्स के बहुत इश्यूज़ रहते हैं अनटिल अनलेस कि अगर आप किसी एडवांस पेमेंट के मेथड पे नहीं जा रहे। क्या कहते हैं आप? इसमें 2 बातें हैं जिस तरह ना फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बात होगी कल्चर वाली। तो हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में कल्चर बहुत अच्छा है इस मामले में कि मतलब ना एम्प्लॉइज़ का ख़्याल रखा जाता है। लेकिन हाँ, उसका ना फिर ये होता है कि कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं वो उसका ना फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको अगर एक तो जो वर्क कल्चर है वो टॉक्सिक है, ठीक है, वो समझ आती है। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी कंपनी है इसमें वर्क वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बट फिर कुछ लोग उसका ना गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको कोई कुछ कह नहीं रहा कि आप किस टाइम आ रहे हो, किस टाइम जा रहे हो, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ़ काम करो, जो आपका काम है, आप वो डेली का बस वो करो और आपको छुट्टी चाहिए, कुछ चाहिए, उसका कोई इश्यू नहीं है। बट फिर अब कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। लेट आएँगे, जल्दी चले जाएँगे, तो वो फिर आ जाती है कि वो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। तो वो फिर कुछ ऐसी बेसिक मेजर्स कंपनीज़ को लेनी पड़ती हैं कि ना एक तो वर्क कल्चर फिर मेंटेन क्योंकि अब ऑब्वियसली किसी ने अगर कंपनी चलानी है, आपने चलानी है, आप एक हद तक लेवरेज दोगे। जब अगर कोई गलत फ़ायदा उठाएगा तो फिर आप ऑब्वियसली उसको कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स पे लाओगे कि ताकि एक डेली का काम तो होता रहे ना आपका। तो एक तो ये रीज़न है, ठीक है। और दूसरा ये है कि कंपनीज़ में ना बाबे बैठे हुए हैं, मीडिया प्रोडक्शन हाउसेज़ में, ठीक है?
50-50 साल 60-60 साल के लोग बैठे हुए हैं और वो आप और मेरे से रिलेट नहीं कर सकते जो आजकल की ऑडियंस है। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो ये वजह है कि वो समझते हैं कि अभी भी वही 90s वाला मॉडल यूज़ करके हम ग्रो कर सकते हैं मीडिया को। यानी आपने देखा होगा अभी डॉन ने वो अपने एम्प्लॉयज़ निकाले हैं और काफ़ी बड़े डिजिटल मीडिया पब्लिकेशन हैं जिन्होंने अपने ले ऑफ किया है एम्प्लॉयज़ को। क्यों? क्योंकि वो इवॉल्व नहीं किए। वो उसी पे चलते रहे हैं कि सुबह आएँगे, 4 बजे चले जाएँगे और काम से उनको मैटर नहीं है। आप आके बैठे हुए हो वेले तो फिर भी बस आए हुए हो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो उन बाबों को समझाना थोड़ा-सा मुश्किल है, उनका ना वो नहीं आपकी बात। अब आप वो कहेगा कि मेरे से 25-30 साल छोटा बच्चा मुझे बताएगा कि कैसे चलाना है मीडिया, मैं तो यहाँ पे 90s से हूँ। तो वो एक उनके डाउनफॉल की रीज़न भी है कि उस तरह ग्रो नहीं कर रहे, जिस तरह आईटी में ऑब्वियसली अब नए यंग माइंड्स आ रहे हैं, वो क्यों उनको पकड़ रहे हैं कि यार ये क्रिएटिव आइडियाज़ देंगे ताकि हम इनको इम्प्लीमेंट करें, ये हमें बेटर आजकल बता सकते हैं क्या ट्रेंड चल रहे हैं क्या नहीं। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। एग्ज़ैक्टली आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो मैं आपको शुरू में जो मैंने बात की थी ना सेठ वाली, वो सेठ बन के हाँ, बैठे हुए सेठ हैं, वो बैठे हुए हैं। कुर्सियाँ छोड़ ही नहीं रहे अब अपनी। आप जिस जो हमारी कंपनी थी सीईओ से मिलने के लिए हमें पता नहीं क्या मंजन करने पड़ते थे, हमने देखे भी नहीं थे कि सीईओ। तो ये चीज़ थी। तो वो फिर किस वो तो तरह पता ही नहीं चलता था कब आते थे, कब जाते थे, हमारा सीईओ थे कौन? वो एग्ज़ैक्टली वो शदीद जो कहते हैं ना सेठ स्टेट ऑफ माइंड था वो कि हाँ, वो चीज़ आ जाती है। फिर अगर आपको कंपनी कुछ देती है कि यार आपको वो लेवरेज दे रही है, लेकिन आप फिर उसका गलत फ़ायदा भी ना उठाओ, क्योंकि फिर आवाम भी ऐसी है टू बी ऑनेस्ट कि ना वो गलत फ़ायदा उठाती है। आपको अपनी कंपनी अगर दे रही है कि रिलैक्स रहो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो तो वो आपको फिर आपके खिलाफ मैय्यस तो लेंगे। या तो आपको निकाल देंगे या फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, कंसिस्टेंट ग्रो नहीं करोगे। तीसरी बात आपने की थी पेमेंट की, तो पेमेंट का ये है कि यार इश्यूज तो चल रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड से हो जाए, मीडिया में खास तौर पे ज़्यादा होता है। क्लाइंट को भी एक तो अर्जेंट, इनका सारा काम अर्जेंट ही होते हैं, पता नहीं ये ऐसी क्या चीज़ है कि सब कुछ अर्जेंट में चल रहा है। आज ये एडिटिंग भी चाहिए, ठीक है, शाम तक अब पूरा डीवीसी आपने एडिट करना है, एक दिन में आप कैसे एडिट करोगे, ठीक है, तो वो उनको आज ही चाहिए। फिर यार वीडियो ही तो है, क्या है इसमें ऐसी बात है डीवीसी में? ऐसे ही है, है ऐसे ही कैमरा ऑन है। करना है, इधर बैठना है, ठा 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 एडिट करनी है, क्या है डीवीसी? वही ना वो दो शाम में मुझे नहीं पता। मैं ऐसे ही है वो वही बाबे माइंडसेट वाले लोग हैं, उनको नहीं समझ आती चीज़ ना। तो उसमें ये है फिर आप या तो एडवांस पकड़ो, हाफ पेमेंट एडवांस लो शूट से पहले, बेशक भाई भी है ना। मैंने ये चीज़ देखी है, जो एडवांस नहीं दे रहा ना, वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब उसने भागना था या वो टोपी ड्रामे उसने करवानी है, उसका काम ही ना पकड़ो। देखो सिंपल सा मेथड है, आप सेफ साइड पे रहने के लिए कि आप 50% एडवांस लो, कोई भी है, दोस्त है, जो भी है, बेस्ट फ्रेंड है, यार काम का तरीका है ना। आप किसी कपड़े लेने जाओगे तो पैसे दोगे ले कपड़े, ये तो नहीं आज ले लूँ कल पैसे दे दूंगा। तो हाफ पेमेंट एडवांस आप ले लो और जब आप शूट कर लो तो आपको डाटा तब मिलेगा जब पूरी पेमेंट आएगी। तो डाटा आप डिलीवर ही ना करो जब तक पेमेंट ना आए। डाटा डिलीवर करने के बाद फिर एडिटिंग है, वो आप तो कहाँ भागोगे, भागना क्लाइंट ने होता है। तो क्लाइंट के लिए तो आप यहीं पे हो। तो यही एक सॉल्यूशन है मेरे ख्याल हाँ, से। नहीं अच्छा आपने किया। और यूजुअली मैंने भी ये चीज़ धक्के खा खा के और कई लाखों के पेमेंट फंसा के मैंने देखा है कि भाई थोड़ा-सा ना अगर आपको जानने वाला भी है तो भी भाई हाँ, कह दो कि यार मतलब एडवांस दे दो अभी आप। एट टाइम्स आप किसी से भी पूछ लो, सबकी पेमेंट फंसी हुई है हाँ, पूरे मीडिया में। एग्ज़ैक्टली यार बड़े-बड़े एक्ट्रेस मैंने देखे हैं, उनकी यार इंस्टाग्राम पे हाँ, वीडियोज़ उनको आई हैं। तो साल-साल से मैं तो कह पेमेंट रहा नहीं था पता नहीं हुई। वो लाखों करोड़ों कमा रहे होंगे, उनका लाखों करोड़ों फँसा हुआ है उनका। हाँ, वो ये बेचारे है। अपना किचन मनी कैसे चला रहे हैं ना उन्हों। और ये मैंने ये इंडस्ट्री में काम करके देखा, और इंडस्ट्री मतलब थोड़ा-सा बैक ऑफ होने की रीज़न भी इंडस्ट्री से यही थी कि एक तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं है। अब एग्ज़ैक्टली मैंने ही खुद ही कहा है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्रिएटिव ब्लॉक कर देती है, ऐसे ही है। बट दैट डज़न्ट मीन कि आप अगले बंदे को रूइन कर दो, हाँ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। मतलब 2-2 दिन लगातार आपको पता है मैंने 3 म्यूज़िक वीडियो शूट की थी। एक सहरी से स्टार्ट किया था, अफ्तारी, फिर सहरी, फिर अफ्तारी पे आके घर गया था मैं, और अच्छा, सोया नहीं था मैं उस टाइम। फिर और क्या 3 ही म्यूज़िक छूट गया होगा? वो एग्ज़ैक्टली मैं ऐसे लगा हुआ था डेड मैन की तरह। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं, असल में होता ही क्या है कि वो पीछे से बजट आता है, उसको बजट को बचाने के चक्करों में कि भाई ऑब्वियसली हाँ। 3 दिन में गया तो भाई खर्चा डबल हो जाएगा, हुँ, और उसके चक्कर में इतना वो एक तो क्लाइंट्स ने भी हमारे मेरा ख्याल है काम को
एक्सप्लोइट किया हुआ है कि दोनों उसको तरफ अंडर से। पे कर करके, हाँ। और हमने खुद इसको ख़राब किया है। अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल लेट्स से 50,000 की सर्विस दे रहा हूँ, मुझे यकीन है कि कोई 1000 वाला बंदा भी आ जाएगा। ऐसे ही है। मैं आपको 1000 में करके देता हूँ भाई, मैं करके देता हूँ यार। एटलीस्ट यू गाइस नीड टू बी यूनिटी रखे बंदा अपने अंदर कि यार इंडस्ट्री के बंदे से कम एक दूसरे को ख़राब ना करें। वो एक मसला। तीसरा मसला ये बट है, लेकिन आप अगर 50,000 का कर रहे हो तो जो 1000 का कर रहे हैं, तो उन दोनों काम में डिफरेंस होगा। अब बहुत ऐसा फ़र्क हो है ही नहीं सकता कि इक्विपमेंट। अच्छा काम है और वो 1000 में करे। मेरे पर्सनल एग्जांपल ऐसे है कि मैंने एक कोटेशन पिच 1000 वाला आईफोन या वीवो उठा एग्जैक्टली के एग्जैक्टली शूट कर देगा। नहीं, उसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैंने एक कोटेशन पिच की और मेरे साथ, या कह लेंगे मुझे पता चला कि एक बंदे ने हाफ पेमेंट या हाफ कोटेशन पिच की है। एंड देन मुझे पता चला कि मैंने कहा यार मतलब कैसे पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मेरा इतना कॉस्ट मेरी है, तो इसके लिए कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। वो पता चला कि उसने अलमारी से कैमरा निकाला अपना, वो जो एक डीएसएलआर होता था उसके पास, खानदानी हाँ, डीएसएलआर जो हाँ। होता है ना, जो हर ग्रुप फोटोज के लिए होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई लेंस इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, वो लेके चला गया। एंड देन बाद में क्लाइंट मेरे पास इवेंट करवाने के बाद आया और कहता यार इसको ठीक कर दो। मैंने ना 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 अब नहीं होता, अब नहीं करता मैं ठीक। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑब्वियसली, अब कहते हैं ना ताली दो हाथ से बजती है, तो जहाँ पे कंपनीज फॉल्टी हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी फॉल्टी हैं। आई मीन वो इस चीज़ को ना एज एन नेगेटिव यूज़ करते हैं। ऐसे अगर ही। एक फ्रीडम दे दिया गया ना, उस फ्रीडम का नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, जो कि आईटी सेक्टर्स में मैंने ये देखा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि कहीं होता नहीं है, हर जगह होता है, बट उस चीज़ को ना वो बड़ा माइक्रो मैनेज करते हैं वो, लेकिन ये माइक्रो है। मैनेज नहीं करते। दे आर डूइंग वेरी स्मार्ट वर्क आईटी कंपनी में। हाँ, ये है। लेकिन यहाँ पे तो सर पे बिठा के कराना है और ऊपर एक फ्लोर मैनेजर छोड़ना है और उसने देखना है, ओए काम नहीं हुआ, तू क्या कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, इसको निकालो, मोबाइल क्यों यूज कर रहा है, मोबाइल अपने कैबिनेट पे रखो। अरे शट, हम स्कूल में तो नहीं आए ना, कॉलेज में तो नहीं आए, हम काम कर रहे हैं और आपके लिए कमा रहे हैं और अपने लिए कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब जो वर्क फ्रॉम होम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई सीखा सिखाया नहीं आता। आईटी में क्यों इतना सक्सेसफुली बिजनेस चल रहा है, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे तो प्रेजेंटेशन तक की कोई चीज़ नहीं होती मीडिया हाउसेस के अंदर कि आपके स्किल्स के ऊपर काम हो और आप प्रेजेंटेशन दो आके। आईटी में बहुत एक्सेसिवली होता है कि उनके बाई वीकलीज होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड देन टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। हमने तो कभी सुना ही नहीं होगा मीडिया फील्ड में कि टीम बॉन्डिंग क्या होता है। हाँ। टीम बॉन्डिंग में कंपनी बजट देती है कि भाई 6 महीने बाद क्वार्टरली आपने जाना है, अपनी जो आप टीम काम कर रही हो आपने जाना है, घूम फिर के आओ, डिनर करो, बस आप गुजारो दिन और वापस आ जाओ। उससे क्या होता है कि जितना टीम एक्टिवली आपस में गपशप मारेगी, हाँ। उनके आपस में बैरियर ख़त्म होंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और काम बेहतर होगा। ऐसे ही। ये अक्ल के अंधों को समझ नहीं आती मीडिया में कि भाई तुम अपने एम्प्लॉयज़ पे इन्वेस्ट करो, एट द एंड रिटर्न तुम्हें ही मिल रहा है। ऑब्वियसली। मतलब हम बेचारे मीडिया वाले, सच्ची बात है, जो जॉब कर रहे हैं मीडिया वाली फील्ड में अगर जॉब कर रहे हैं, तो हम तो बेचारे इतने भूखे हैं कि हम लोग कहेंगे कि अगर हमारे सीईओ हमारे पे अगर इस तरह, या कंपनी हमारे पे इन्वेस्ट कर रही है, तो हम लोग लुट जाएंगे कंपनी के लिए ट्रू। कि यार हम भाई इतना कर रही है कंपनी मेरे लिए एफर्ट, एग्जैक्टली। मैं तो उसको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इतना अच्छा कल्चर, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी। ट्रू। लेकिन जब इतना टॉक्सिक कर देंगे आप उसके लिए कि वो बेचारा निकला है, टाइम से निकला है, लेकिन रास्ते में रूट लग गया, या फिर वो स्कूल में हम अक्सर वो मारा करते थे ना, जैसा कि झूठ मारा करते थे, मैं वो रूट लग गया था या कुछ भी, लेकिन वो अब असल में लगते हैं रूट। और जब रूट लग गया है तो आप नहीं पहुंच पाए, आपकी सैलरी कट गई और आप दीवार पे टक्कर मारते हो, मेरा क्या कसूर था, मेरे पास हेलीकॉप्टर तो नहीं है कि मैं टाइम पे हूँ। तो मुझे लगता है एटलीस्ट सैलरी कट वाला मामला नहीं होना चाहिए। हाँ। मतलब यार वो 5 मिनट छोड़ के 9 घंटे दे रहा है, ट्रू। उसका कौन जिम्मेदार है। मतलब मैंने ये यहाँ तक भी अपनी प्रीवियस कंपनी जो थी जहाँ पे हम लोग कुलीग थे, वहाँ तो ये भी होता था कि अगर 2 दिन आप 5 मिनट लेट आए तो आपकी 1 दिन की सैलरी कट आपको जाएगी। तो कभी पूरी नहीं मिली। मुझे पूरी कभी सैलरी नहीं मिली, ऐसा ही है। तो यार आपको क्या लगता है कि कंपनीज अगर कोई ट्रांसफॉर्म करना चाह रही है तो उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? सिर्फ कल्चर शिफ्ट की बात करूँ, अभी तो बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं कंपनी को शिफ्ट ऐसे करने के ही। लिए। मीडिया भाई बहुत पीछे है, मैंने आईटी में जाके देखा है और आईटी में रहते हुए देख रहा हूँ कि भाई मीडिया सिर्फ काम में अच्छा जा रहा है, नो डाउट, और पाकिस्तान स्पेशली मैं मुझे लगता है बहुत पीछे है अभी।
अगर हम हॉलीवुड भी थोड़ा स्लो हो गया है, बट हम्म अगर हम मार्केट से या वर्ल्ड वाइड कंपेयर करें ना तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी गालियाँ मीडिया वालों को फिर भी पड़ रही होती हैं। हम्म तो आपको क्या लगता है कि कल्चर शिफ्ट का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर कल्चर शिफ्ट पे जा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे ना थोड़े से प्रोसेसेस बनाने चाहिए इनको जिससे ये होता है कि वो विदाउट मैनेज भी करें, जिस तरह आईटी का आपने एग्जांपल दिया। बेसिक प्रोटोकॉल्स बना लें, ना बेसिक प्रोसेसेस बना लें कि यार इतना इतना मिनिमम है आपके लिए, एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इतना मिनिमम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय अगर कोई उसको बता दो कि यार इतने 9 बजे का टाइम है तो आप 11 से लेट कभी भी ना हो, वर्स्ट केस सिनेरियो 9:30 10 तक चलो मैनेजेबल है, 11 से लेट आप ना हो। इस तरह थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दें। ऑब्वियसली जो गलत फ़ायदा उठाएगा तो फिर उसके ऊपर थोड़ा से एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। ये है कि उसमें सैलरी जो कट। हाँ, अब इसमें जो एम्प्लॉयज़ है ना, अब 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 इसमें पर्सनैलिटी टाइप भी बहुत ऑब्वियसली मैटर करती है। हाँ मतलब किसी की आई पर्सनैलिटी है, जे पर्सनैलिटी है, ये एक अलग ही नीश है पर्सनैलिटी हाँ टाइप की। ये हम फिर कभी फिर बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। अब मेरी पर्सनैलिटी है ना, वो प्रोक्रेस्टिनेट करने वाली पर्सनैलिटी टाइप है। अब पर्सनैलिटी टाइप थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ इस चीज़ के ऊपर कि आप इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। मतलब आप जिस रंग के साथ पैदा हुए हो ना, आप वही रंग के साथ रहोगे ना। मतलब वो अगर धूप लगी थोड़ा सा काला हो गए हो, इसी तरह पर्सनैलिटी टाइप में ये होता है कि जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज नहीं होते। बट हाँ, अगर आपकी सराउंडिंग ऐसी है तो आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो सकती है, पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं, अगर आप मुझे 9 बजे का पहुँचने को कहोगे ना तो मैं 8:55 में निकलूँगा। और मेरे अक्सर दोस्तों को मुझसे यही शिकायत होती है कि भाई तू बंदा ठीक है लेकिन तू टाइम पे आ जाए तो ठीक है। हम्म। मैं नहीं आ सकता, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ हाँ नहीं आ कुछ सकता। होती हैं पर्सनैलिटीज और अगर मुझे आप बताएँगे ना कि के 11 बजे तक आप आ सकते हो तो ठीक है, मैं लेवल 10:55 निकलूँगा घर से। नहीं, ऑब्वियसली ये हाँ, चीज़ होती है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने 8 घंटे पूरे करने हैं ना अपने, अब फिर वो देखो तो मैं रात उसमें 2-2 बजे तक हाँ, बैठ के काम करता हूँ। अब ये चीज़ भी आ जाती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चलो आपको उन्होंने कहा 11 तक मैक्सिमम, आप 12 बजे आए हो, ठीक है? बट आप आए और आप 8 बजे तक बैठ के आपने अपना काम जो आपका था आपने वो किया ईमानदारी से। तो कंपनी को उसपे भी लेवरेज दे उसपे तो बे फिर उसमें ये सिनेरियो नहीं बनता कि आप इतने बजे आओ। उनको पता है कि आप आओगे, जितने मर्ज़ी बजे आओ, आप अपना काम कर ही जाओगे। तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। ना नहीं कहना चाहिए, जो अगर अच्छी कंपनी है वो नहीं कहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इश्यू कर रही है तो उसका अपना नुकसान है। बेसिकली क्या आपको काम चाहिए ना, तो अगर आपको बंदा काम करके दे रहा है रिगार्डलेस ऑफ उसकी टाइमिंग कि वो कितने बजे आ रहा है कितने बजे नहीं, तो वो इतना लेवरेज बनता है अगर आप काम कर रहे हो। फिर कुछ बंदे ऐसे हैं कि वो 11 बजे आए 12 बजे आए, लेकिन वो कह रहे हैं जाएंगे हम 4-5 बजे ही। हाँ, तो फिर वो थोड़ा और फिर फिर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो आते हैं 8 बजे हैं और जाते हैं 5 बजे हैं, लेकिन वो काम काम कुछ नहीं करते। काम कुछ तो नहीं मुझे करते। ये लगता है कि कंपनीज़ को काम से गर्ज़ है ना कि आपको, बेसिकली काम मुझे से ही गर्ज काम होना चाहिए चाहिए। भाई। हाँ जो अब मैं हूँ ना, मैं कहता हूँ मुझे काम चाहिए, भावें रात के 2 बजे करो। मेरा एक अलग सिचुएशन है, मैं अलग सिनेरियो में बात कर रहा हाँ हूँ। बट जो कंपनीज़ हैं एटलीस्ट उन्होंने हायर इसीलिए किया कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर हो, या जो काम है उसके ऊपर वो हाँ काम करे। हम्म लेकिन इससे हट के उनकी रिक्वायरमेंट जो आ जाती हैं, और छोटी-छोटी माइक्रो मैनेजमेंट, मुझे तो अपनी पुरानी कंपनी का ये भी याद है कि एक टाइम पे कॉफ़ी मिलती थी और वो भी 11:45 पे मिलती थी या 11:50 पे। आपने कहा कॉफ़ी, तो कहते नहीं है, गई। पहले पूछना चाहिए था। तो यार, ये मुझे लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ों से हमें एटलीस्ट निकलना हाँ, चाहिए। मतलब इतनी दिल बड़ा करें हाँ, इतना सीईओ। माइक्रो क्या करना कि यार आप 1 मिनट लेट हो तो बस नहीं, आप तो नहीं। यार मैं उस दिन बैठा हुआ था और वहाँ पे ना मेरे एक फ्रेंड बैठे हुए थे और उस फ्रेंड के साथ ना कुछ दोस्त बैठे हुए थे। तो और आप इमेजिन करें, लोग कहते हैं ना कि यार हमारी जॉब चली गई, हुँ, तो वो रो रहे होते हैं। वो जॉब छोड़ के आके रो रहे थे। इतना टॉक्सिक माहौल था उधर का हुँ, कि एक तो खुश था कि शुक्र है जान छुटी। हुँ, एक रो रहा था कि अब मैं जॉब, तो वो जॉब छोड़ के खुश था लेकिन वो कहता आगे क्या करूँगा? हुँ। तो अगर आप इस तरह का एनवायरनमेंट देंगे एम्प्लॉयज़ को, तो वो आपके लिए क्या काम करेंगे? और हाँ, ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप इस तरह का माहौल बना के देंगे उनको जिसमें चलना ही सारा दिमाग है और उस दिमाग को ही आपने ख़राब कर दिया है, तो क्या क्रिएटिव आइडियाज़ आएँगे? हाँ, ऐसे ही है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो अब हमारे, हमने पहले डिस्कशन की थी कि जो सेठ बैठे हुए हैं ऊपर, ओल्ड बुज़ुर्ग बैठे हुए हुँ, हैं, उनको थोड़ा-सा वाइप आउट होना चाहिए बट अब। मेरा ख़्याल है कि चीज़ें ना चेंज होना स्टार्ट हो गई हैं। अब काफ़ी यंग लोग आ रहे हैं,
जिनकी अपनी कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, और वो उनको पता है कि हमने ये वर्क कल्चर नहीं लेके चलना, वो उसके थ्रू होके आए हैं, तो उनको पता है कि इस तरह काम नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आप हो या कोई भी है जो अपनी कंपनी चला रहा है, तो उनके माइंड में है कि यार अच्छा हमने ये चीज़ें फेस की हैं और इससे काम नहीं होता, तो हमने ये चीज़ें नहीं करनी। तो मेरा हाल है चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, अगर हम बट गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें ना, कि हम गवर्नमेंट चैनल्स की बात करें, तो वहाँ वो पे तो तो हाँ। फुल हायरार्की ऐसी चल रही है कि जो बैठा है उधर बैठा ही है, वो मर के जाएगा, मर के भी शायद उधर उसकी डेड बॉडी उधर पड़ी होगी, ऐसे वो ही है। हिल ही नहीं रहा। मेरा पर्सनल इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, मैं एक प्रोजेक्ट पिच करने गया, नीचे तक जो जेनजी कहते हैं ना वहां तक इम्प्रेस हो गए। अब उनको लाले पड़े थे हम ऊपर पिच कैसे करें, हम्म। क्योंकि अब जो भी सेठ अंदर साहब जो बैठे भी, हैं। हाँ सेठ साहब बैठे हुए हैं, जो भी मामला चल रहे थे हम्म। अंदर, सेठ को निकलना चाहिए, सेठ माइंड सेट को निकलना चाहिए। थोड़ा सा सीईओज को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को, अब दिमाग में जो सेठ बैठाया हुआ है उन्होंने, या तो यही है कि या तो सेठ माइंडसेट को निकलना चाहिए, या खुद सेठ को निकाल देगा टाइम, वो अगर तो वो शिफ्ट नहीं करेगा एग्जैक्टली मैं ये कहने लगा, भी तो कहने खत्म लगा हो था जाएगा। कि अगर सेट माइंडसेट आप नहीं लाइक उसको हम्म। वाइप आउट करेंगे और अपने आप को आप चौधरी समझ के बैठेंगे कि भाई मेरी कंपनी है, ऐसी की तैसी, ये काम क्यों नहीं कर रहा, इसको बुलाओ जरा मेरे पास, कैसी की तैसी, हाँ। और चित्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, तो एट द एंड भाई यहाँ से तो बंदा जाएगा। और अब क्योंकि इंडस्ट्री इतनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, काम करना बहुत आसान हो चुका इजी है, है, ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट्स आपके स्किल है। पास डायरेक्टली आ हाँ। जाते हैं। तो एट द एंड फिर क्या होगा कि फ्रीलांसर्स ही फ्रीलांसर्स होंगे हर जगह, हम्म। कंपनीज मेरा ख्याल है वाइप आउट होना शुरू हो ऐसे जाएंगी, ही है। जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बुरी चीज़ है, बुरी चीज है। ठीक है। हम्म। तो मुझे लगता है कि स्टेट कल्चर को माइंड नहीं, ये सेट करना चाहिए। ऑब्वियसली जो चीज़ है ना, कि आप वाली बात ये कि वो फिर हर कोई कहेगा कि फ्रीलांसर ही आ गए हर तरफ और कंपनीज वाइप आउट होना शुरू हो जाएंगी, तो वर्क कल्चर जब तक ठीक नहीं होगा तो कंपनी सर्वाइव नहीं करेंगी। अच्छे एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के चले जाएंगे, और जो आपके पास होंगे वो चला नहीं सकेंगे चीज़ें, तो और दूसरी चीज़ ये है ना कि आपने जो पहले भी बात की थी ना सीईओज वाली, हम्म। कि सीईओ या जो आपने कहा था सीनियर जो बैठे होगा वो कहेगा ये 20 साल का लौंडा मुझे सिखाएगा हाँ। कि मैंने क्या करना है। हम्म। वो एक बहुत बड़ी एक, मतलब एक बहुत पुरानी बात है कि जिस टाइम आपका लर्निंग डोर बंद हो गया एग्जैक्टली। तो आप खत्म है। हाँ। और ये सारे अंदर से खत्म है ये बंदे सारे, और ट्रू। और वो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, और उनको नहीं पता कि मीडिया अब क्या चल रहा है, उनको उनको भाई इंस्टाग्राम का नहीं पता। मैं एक बड़ी सीनियर पोस्ट का बंदा था, जीएम, कंपनी चला रहे हैं, हम्म। कंपनी का जीएम, सोशल नहीं मीडिया इंडस्ट्री थी। ओके। उससे मैंने कहा कि इसका एक इस प्लेटफॉर्म की एक इंस्टाग्राम पे एक प्रेजेंस होनी चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम वो क्या होता है? हाँ, हाँ, व्हाट, तुम्हें नहीं पता इंस्टाग्राम का? तो वो तो फट अब जाएगा तो यार। एआई भी आ गया, तो अब इन वो इंस्टाग्राम में बैठे हुए यही खा जाएगा उनको। हाँ, तो वो सरवाइव नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक। एंड कंक्लूजन आपका क्या है, मतलब हम इसको थोड़ा फाइंड अप करते हैं, और आप मुझे बताएंगे एंड पे आप क्या चाहते हैं, अगर आप सीईओ होते तो आप क्या चाहते हैं? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि आप लेवरेज दो एम्प्लॉय को, अगर वो काम करने वाला है, अगर अच्छा रिसोर्स है आपका, ठीक है, और आपको वो क्रिएटिव काम करके दे रहा है, तो आप उसको बाउंड नहीं करो किसी चीज़ पे, तो उसका आपको ही फ़ायदा है। वो आ रहा है अपना काम, आपको वो उल्टा आपको अच्छा काम करके देगा फिर। और अगर आप अच्छे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करोगे, आपको पता है कि यार ये एफर्ट भी डाल रहे हो, और आप इसको कहोगे कि नहीं तुम टाइम पे आओ और टाइम पे जाओ, तो वो ऑब्वियसली फिर, और दो तीन चीज़ें और माइक्रो मैनेज करने पे अगर उसको लगा कि यार मेरे साथ अब बहुत स्ट्रिक्टनेस हो रही है, तो वो फिर कहेगा कि मैं इसे अच्छा छोड़ ही देता हूँ, तो अच्छा रिसोर्स फिर आपके पास टिकेगा नहीं ज़्यादा देर। तो यही है कि अगर कोई एम्प्लॉय ठीक नहीं है उसके साथ तो चीज़ें समझ आती है। अगर आपको काम करने वाला बंदा मिला हुआ है तो आप उससे बस ठीक है काम कर, आपको काम चाहिए वो मिल जाएगा, तो लेवरेज दोगे और इवॉल्व करोगे, तब नए जो लड़के आ रहे हैं उनकी आपको सुननी पड़ेगी आइडियाज़, वरना फिर अब ऑब्वियसली जो पुराने लोग हैं या इवन हम भी हैं, अब डेली नई नई चीज़ें आ रही हैं जो हमें भी नहीं पता, बैठे बैठे एआई टूल्स आ जाते हैं, कुछ तो इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, तो वो साथ साथ इवॉल्व करेंगे तो सर्वाइव करेंगे। एक लास्ट में एक छोटी सी और एग्जांपल में मैं देना चाहूँगा कि मैंने कुछ ऐसी कंपनीज भी देखी हैं कि बेसिकली उनके एम्प्लॉयज़ 4 से 5 होंगे, ठीक है? हम्म। उनका एचआर सिस्टम नहीं होगा, हम्म। ठीक है? एचआर जिस कंपनी में नहीं है तो वो छोटी कंपनी है, और वो
उनका जो सीईओ या हेड है वो उस कंपनी को खुद ही मैनेज कर रहा है, ठीक है ना, एडमिन है ना एचआर है। एंड देन उनकी कुछ पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 4 बंदे हो भाई तुम, मतलब 4 बंदों को मैनेज नहीं कर सकते। तो और वो एक ही फ्लोर पे, मतलब एक छोटा सा ऑफिस है और एक टेबल पे बैठे हुए हैं और तुम उस पे भी पॉलिसीज लगा रहे हो। अगर पॉलिसीज लगानी है तो फिर प्रॉपर एचआर के साथ चलो, और फिर जहाँ पे तुम पॉलिसी लगा रहे हो वहाँ पे उनके लिए भी पॉलिसीज बनाओ, ऑब्वियसली। ठीक है। वो नहीं बनानी, लेकिन पॉलिसी चढ़ानी है उनके ऊपर। वो बेचारे एम्प्लॉयज परेशान हो जाते हैं कि यार मतलब हमारा सीईओ सामने बैठा हुआ है और मुंह पे पॉलिसी बता रहा है, मेल वाला प्रोसेस भी नहीं है। तो उन यार मतलब इतनी छोटी-छोटी कंपनीज के बिना ये मसले हैं। अब देखो गूगल के कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, 1000+ या मे भी ज़्यादा हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन वो मैनेज्ड हैं क्यों? क्योंकि उनके प्रोसेसेस बने हुए हैं प्रॉपर। अगर आप उनके ऊपर पॉलिसीज़ आपने डाली हैं तो उनके लिए भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं जिससे उनको बेनिफिट है, और तभी वो रुके हुए हैं यस। अपने ऑफिसेज में। बेशक उनका वो डेली की रूटीन सेम है, लेकिन उनके लिए आपने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, कुछ आपने उनके लिए कह लोगे ना, उनके लिए प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे उनको बेनिफिट्स मिलता है, तो वो फिर तब ये है। अगर आप कहोगे सिर्फ दो ही दो मुझे, कंपनी को काम करके दो लेकिन हम आपको कुछ नहीं देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कंपनी ग्रो वो करेगी। तो फिर एम्प्लॉय पे 5,000 10,000 की जंप से ही वो छोड़ के चला जाता है, फिर वो बेनिफिट एग्जैक्टली नहीं देखता। एग्जैक्टली। तो उतने पे भी चला जाए शायद। ये बात भी है, वो होता है नीचे से भी चला जाएगा, दिमाग ज़्यादा खराब हो, सही बात कम है। सैलरी भी चला जाएगा। यहाँ पे बहुत बुरा मेरे दोस्त हैं, मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक मतलब मीडिया में, लेकिन ये है कि काफ़ी लोग हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो बंदे को तबाह, टॉक्सिक, इतने टॉक्सिक हैं कि लोग वहाँ से छोड़ के आगे ना दुआएं देते हैं कि यार, और लोगों को मना करते हैं कि वहाँ नहीं जाना, वो कहते हैं शुक्र है मैं बेरोज़गार बेरोजगार है हूँ। तो वहाँ नहीं जाना। हाँ, ऐसे यार। ऐसे हाउसेज भी हैं। सो मुझे ये लगता है लास्ट में, मैं अब कंक्लूजन में मैं ये बात करूँगा कि मुझे लगता है कि जो मीडिया हाउसेज़ हैं या मीडिया कंपनीज़ हैं या सोशल मीडिया एजेंसीज़ हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज़ पे इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि एक तो उनके लिए छोटी-छोटी एक्टिविटीज़, डे आउट एक्टिविटीज़ प्लान करें। चलो अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, छोटी कंपनी से बजट नहीं है, बट एटलीस्ट उनके लर्निंग सेशंस तो करवा सकते हैं ना, वो उनका हम्म। अपना फ़ायदा है। मतलब अब हम यूनिवर्सिटी या स्कूल से निकल चुके हैं, हमारी लर्निंग जो है ना वो या तो खुद करेंगे या फिर कंपनी एग्जैक्टली करवाएगी, कंपनी एग्जैक्टली। करवाती नहीं है यूजुअली। और अगर वो करवा दे तो क्या ही बात है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर वो स्किल सीख रहा है तो उसने अप्लाई कहाँ करना है, अभी कंपनी में अप्लाई हम्म। करना है। ऑब्वियसली आपकी कंपनी एक अप स्किल होगी। तो ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन सेशन थोड़े से इंजेक्शन देना शुरू करें, अपने आप को भी इंजेक्शन देना स्टार्ट करें इस चीज़ के, थोड़े-थोड़े ट्रांसफॉर्म करें, थोड़ा-सा लीनिएंट हों, अब स्किल्स पे काम करें। सीईओज़ मैंने खुद देखा है कि सीईओज़ जो होते हैं एक सीट पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे लर्निंग बंद रहती है उनकी। ऐसे ही आगे है। एम्प्लॉयज़ से कराते हैं, ऐसे ही भाई है, तू ही हाँ। तू है, तूने करना है। एम्प्लॉयी हम्म। क्या हो गया तो ओह शिट! अब क्या करूँ? तो सीईओज़ को भी खुद लर्निंग करनी हाँ। चाहिए ताकि वो मार्केट के अंदर सर्वाइव एग्जैक्टली। कर सकें। हम्म। सो इसके साथ हमारी जो ये डिस्कशन थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडिया हाउसेस, ये हो रही है या नहीं हो रही, या इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये हमारे सेल्फ ऑब्जर्वेशन थी। अगर आपकी कोई राय है इसके अंदर या आप किस चीज़ सजेस्ट करते हैं तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय का इज़हार करिएगा। एंड यस, ये जो स्टूडियो स्पेस है ये रेंटल स्पेस है और आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे और उसामा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।